हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने इससे पहले बनाया था और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इससे पहले के जो 5 चैप्टर हैं उनके लिए मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे के 5 चैप्टर देख सकते हैं। इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमिक्स के भी कुछ चैप्टर मैंने आपके तैयार कर दिए हैं, आप वहाँ पे जाके उनके भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। आज मैं आपको बैंकिंग का पार्ट 2 कराने वाला हूं। आपको याद होगा, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो मैंने आपको पार्ट 1 में जो लास्ट टॉपिक कराया था वो थी फंडामेंटल टर्म्स रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक। तो उसमें मैंने आपको 4 टर्म्स बताई थी, एक बैंक रेट, एक रेपो रेट, एक CRR और एक SLR। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैंक रेट रेपो रेट के बारे में दोबारा से बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली टर्म जो है ये है आपकी बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट वो रेट होती है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया जाता है। मतलब वो ब्याज की दर, जिस ब्याज की दर पर एक कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, कब के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। इसी तरह से आती है आपकी रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब भी, अगर मान लीजिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेने के लिए जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक से ब्याज लेता है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं तीसरी टर्म पे। तीसरी टर्म है आपकी CRR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है। अब एक कमर्शियल बैंक जो होता है दोस्तों, उसके पास जितना भी पैसा होता है उसका कुछ हिस्सा उसको हमेशा सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व में रखना पड़ता है। तो एक कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का जितना पार्ट हमेशा सेंट्रल बैंक के पास रखता है उसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। इसके बाद फोर्थ टर्म आती है आपकी SLR। SLR का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। SLR का मतलब किसी कमर्शियल बैंक की टोटल डिपॉजिट का वो पार्ट जो उसको हमेशा अपने पास रखना पड़ता है। तो मैंने आपको ये 4 टर्म दोबारा से कराई क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था और आज दोबारा बताता हूँ कि ये 4 टर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि इस पे आपका 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% एक बनता ही बनता है। तो ये जो फंक्शन मैं आपको कराने वाला हूँ सेंट्रल बैंक के, इन फंक्शंस को आप अच्छे से समझिएगा। तो टोटल मिला के आपको 4 से 5 फंक्शन करने को मिलेंगे। अभी आपके बोर्ड पे पहला फंक्शन लिखा है, उसके बाद में आपके दूसरे फंक्शन भी आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहला फंक्शन दोस्तों क्या है? करेंसी अथॉरिटी या फिर बैंक ऑफ इशू। हिंदी में कहते हैं इसको मुद्रा जारी करने वाला बैंक। तो क्या कहा गया है? RBI हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसी इन द कंट्री। इट हैज फॉलोइंग बेनिफिट्स। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे देश में जितनी भी करेंसी छपती है वो करेंसी छापने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ RBI के पास है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि RBI सारी करेंसी छापता है सिवाय जो सिक्के होते हैं और 1 रुपये का नोट। मतलब कंट्री में जो सिक्के बनते हैं और 1 रुपये का जो नोट है वो गवर्नमेंट जारी कर सकती है, लेकिन 1 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट हैं वो सारे के सारे RBI के द्वारा ही इशू किए जाते हैं। ओके। अब इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि क्योंकि सारी की सारी करेंसी RBI छाप रहा है इसीलिए वो यूनिफॉर्म बनी रहती है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी बनी रहती है। दूसरा फ़ायदा, हेल्प्स टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ करेंसी। इससे जो है करेंसी की सप्लाई कंट्रोल करने में हमको हेल्प मिलती है। ठीक है। RBI खुद डिसाइड कर सकता है कि कितनी नई करेंसी जारी करनी है, कितनी पुरानी करेंसी को वापस लेना है। तीसरा, हेल्प्स टू चेक फॉल्स करेंसी। तो क्योंकि RBI खुद करेंसी बना रहा है इसीलिए जो जाली करेंसी होती है उसको पहचानना, उसको पकड़ना आसान हो जाता है। और चौथा है, क्रिएट्स पब्लिक फेथ।
जब आरबीआई करेंसी बनाता है तो उस करेंसी में पब्लिक का विश्वास थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आरबीआई की जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी विश्वसनीयता जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको बताया पहला फंक्शन आरबीआई के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला, जिसे हम कहते हैं करेंसी इशूअर, मतलब बैंक ऑफ इशू। तो ये तो पहला फंक्शन था। अब चले चलते हैं हम दूसरे फंक्शन पर। तो आपकी स्क्रीन पे आप इसका दूसरा फंक्शन देख रहे हैं सेंट्रल बैंक का, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। हिंदी में कहा जाता है इसे सरकार का बैंक। ठीक है, जैसे कोई कमर्शियल बैंक हमारा बैंक होता है, अपना हम खाता खुलवा सकते हैं कमर्शियल बैंक में। एग्जाम्पल के लिए एसबीआई बैंक हो गया या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, मैं वहाँ जाके अपना खाता खुलवा सकता हूँ और अपना खाता ऑपरेट कर सकता हूँ। मेरे को किसी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो मैं अपने बैंक से ले सकता हूँ। तो वही काम जो सेंट्रल बैंक है, मतलब आरबीआई जो है, वो गवर्नमेंट के लिए करता है। ठीक है, इट वर्क्स एज द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट का एक तो एजेंट होता है, मतलब सरकार की तरफ से सारे लेन देन करता है, और दूसरा ये है कि वो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइज़र भी होता है। तो क्या क्या काम करता है सेंट्रल बैंक? सबसे पहला तो इट मेंटेन्स द करंट अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट के जो चालू खाते होते हैं, करंट अकाउंट जो होता है, उनकी देखरेख करता है, उनको मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा, इट एक्सेप्ट्स एंड मेक्स द पेमेंट फॉर गवर्नमेंट, मतलब ये सरकार की तरफ से पेमेंट करता है दूसरी पार्टीज़ को, दूसरे सरकारों को, वर्ल्ड बैंक को। और अगर सरकार को किसी तरह की पेमेंट चाहिए, दूसरे देशों से सरकार को लोन लेना है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प लेनी है, तो सरकार की तरफ से पेमेंट एक्सेप्ट भी करता है। तीसरा, इट ऑल्सो गिव्स लोन टू दी गवर्नमेंट, मतलब अगर कभी सरकार को लोन की ज़रूरत हो तो सेंट्रल बैंक नई करेंसी छाप के सरकार को लोन देने का काम भी करता है। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक को हम बैंकर टू दी गवर्नमेंट भी कहते हैं, मतलब सरकार का बैंक। अब हम आते हैं थर्ड फंक्शन पे, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का बैंक, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है, एपेक्स बैंक है, सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अब बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास कुछ पावर्स हैं। जब भी कोई नया कमर्शियल बैंक बनता है तो उसको आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। आरबीआई बैंकों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको बनाता है। अगर कोई बैंक जो है आरबीआई के नियमों के हिसाब से काम नहीं करता तो आरबीआई उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकता है। तो आरबीआई के पास बाकी कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करने के बहुत सारे अधिकार होते हैं, अथॉरिटी होती है, राइट्स होते हैं, इसीलिए हम इसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। ठीक है, अब बैंकर्स बैंक के फॉर्म में 3 मेन काम करता है। सबसे पहला तो है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया सीआरआर, मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको अपने टोटल डिपॉजिट का थोड़ा सा हिस्सा हमेशा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आरबीआई है वो कैश रिजर्व का कस्टोडियन होता है, मतलब सारे बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमेशा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, ताकि अगर इमरजेंसी में किसी बैंक को ज़रूरत पड़े तो आरबीआई उसको उधार दे सके। दूसरा होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब होता है अंतिम ऋणदाता। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी कमर्शियल बैंक्स को इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक कमर्शियल बैंक ऑपरेट कर रहे हैं और आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे और सेंट्रल बैंक आपको लोन दे देगा। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मीन्स इन केस ऑफ emergency, if a commercial bank does not get loans and advances from any sources, in that case it can reach central bank and central bank has to give loan to that commercial bank to fulfill its financial requirement. That is why it is called lender of last resort. समझ में आया आपको? अब हम चलते हैं थर्ड फंक्शन पे, जिसे हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, थोड़ा सा इसको आपको समझाना पड़ेगा मुझे। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है दोस्तों? अब क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब होता है समाशोधन गृह कार्य। मैं हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे को हिंदी के वर्ड्स अच्छे लगते हैं, बोलने भी अच्छे लगते हैं, समझाने भी अच्छे लगते हैं। खैर, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे जो व्यूअर हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, इसीलिए मैं
जो आपका जो कंटेंट है वो इंग्लिश में दे रहा हूँ। तो चलिए अब हम वापस टॉपिक पे चलते हैं, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि जो अलग अलग बैंकों के आपस में क्लेम होते हैं उनको निपटाना। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए ए जो है उसका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और बी जो है उसका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है। तो ए ने बी के नाम से एक चेक इशू करा 10,000 का और बी ने ए के नाम से 8,000 का। इसका मतलब हुआ कि SBI से पंजाब नेशनल बैंक में 10,000 रुपये जाएंगे और पंजाब नेशनल बैंक से SBI में 8,000 रुपये जाएंगे। तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या करता है कि भाई यहाँ से 10,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक में और यहाँ से 8,000 रुपये SBI में ट्रांसफ़र करने के बजाय एक शॉर्टकट अपनाए कि SBI से पंजाब नेशनल बैंक में सिर्फ 2,000 रुपये ट्रांसफ़र करे, जिससे फ्लो ऑफ करेंसी कम हो जाए। इसी को कहते हैं हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन। मतलब ऐसा कुछ प्रोविज़न करना जिससे क्लेम्स आपस में जल्दी से निपट जाएं और मूवमेंट ऑफ मनी कम हो, पैसों के मूवमेंट की ज़रूरत कम पड़े। तो इसी को कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इट सेटल्स द क्लेम्स ऑफ बैंक्स टूवर्ड ईच अदर। ठीक है, तो ये बैंकों के एक दूसरे के अगेंस्ट जो क्लेम होते हैं उनको सेटल करने का काम करता है, जिसको कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो ये बेसिकली मैंने आपको 3 फंक्शन बताए, लेकिन आप इसको 3 ना मान के इसको 5 मानेगा, क्योंकि मैंने आपको पहला दूसरा बताया, बट ये तीसरा चौथा और 5वां है। तो क्योंकि ये अलग अलग से भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फंक्शन है, जिसके लिए आपको CRR, SLR, बैंक रेट जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया उसको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब 3rd पार्ट, उसमें मैं आपको क्लियरिंग हाउस फंक्शन के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। तो अगर आपने इसको नोट नहीं करा है तो प्लीज़ इसको नोट भी करते रहिए साथ साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से किसी और को हेल्प मिल जाए तो ये वीडियो आगे भी किसी को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।